आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर इसके बारे में बताएंगे। इसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। उन्होंने रक्त के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। देखिए, जब हमारे शरीर में रक्त की कमी या कोई बीमारी होती है तो हमारा शरीर क्या होता है, हमेशा थका हुआ रहता है। हम उतने ही काम करते हैं मगर थोड़े से काम करने में हम थक जाते हैं। मन भी हमारा किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो जाती है ना। अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी लगी होती है तो हमारा खाना भी कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है ना। हमारा मन जो है किसी भी काम में नहीं लगता है। तो अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो जब उसका वहाँ लेके आता है, अनिल अपनी बहन को अस्पताल लेके जाता है तो डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं, लगता है इसकी जो लक्षण है उसको देखकर पता चलता है कि इसके शरीर में खून की कमी है। जांच करवा कर देखते हैं। यह करके उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। मतलब जो खून की जांच करने के लिए उसको पैथोलॉजी में भेज दिया। बगल में पैथोलॉजी थी। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वहाँ उसने अपनी पहचान की एक दीदी को देखा। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल ली और स्लाइड में लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो खून की कमी से जो है वो एनीमिया रोग होता है ना। और इसकी जांच, कोई भी जांच अगर हम करते हैं तो हम पैथोलॉजी में जाते हैं और पैथोलॉजी में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारे थोड़ी सी ब्लड मतलब खून की बूंदें लेते हैं और स्लाइड में रखकर उसकी जांच करके बताते हैं। तो वही जो है अनिल की बहन के साथ भी डॉक्टर दीदी ने किया। तो उनको पता चला, जब उन्होंने जाँच की तो उनको पता चला कि इनको एनीमिया है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने ये पूछा एनीमिया से मतलब एनीमिया क्या है, इससे क्या मतलब है एनीमिया का। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो जो डॉक्टर दीदी रहती हैं वो अनिल से बोलती हैं कि एनीमिया के बारे में जानना है तो पहले तुम रक्त के बारे में जानो कि रक्त क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। देखो, जो हमारा खून निकलता है ना तो उसका रंग लाल दिखाई देता है हमको, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ रखी होती हैं, है ना। उसी तरीके से जो रक्त है वो देखने में तो लाल है मगर इसको जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें बहुत सारे कण हमको कई रंगों के दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको भानुमति का पिटारा कहते हैं। ठीक है। मोटे तौर पे इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई भी रंग नहीं होता, जिसे हम बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा यानी जो पतला खून है उसमें जो है वो तैरते रहते हैं, ये जो तीनों कण होते हैं ब्लड के। ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य में उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, उसने जब स्लाइड में देखा तो उसने बहुत सारे कण उसमें उसको दिखाई दिए। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी मोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली,
लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही है, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। मतलब शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हमको लग जाती है, इसलिए शरीर में हमें खून की कमी नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए हमें पर्याप्त जो भी हमें इसके लिए खाना है वो पर्याप्त मात्रा में हमें खाना चाहिए, है ना। जैसे हरी सब्जियां हैं, अंडा है, दूध है, ये सारी चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हिस्से में पहुंचने का काम इन कणों के द्वारा ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुनः नए रक्त कण बनते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो ये है जो लाल रक्त कण होते हैं उनके मतलब बनावट के बारे में बताया दीदी ने उसको, और ये कब ख़त्म होते हैं उसके बारे में भी बताया। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों को का स्थान ले लेते हैं। जैसे एक जगह ख़त्म हुई, ब्लड की एक कण ख़त्म हुआ तो उसके स्थान पे दूसरा नया कण बन गया। तो जो ब्लड होता है वो बनता और ख़त्म होता रहता है, मतलब आता जाता रहता है। नया मतलब लाल कण बनते रहते हैं और जो पुराने होते हैं वो 4 महीने के बाद समाप्त होते रहते हैं, नष्ट कणों के स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच से भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। मतलब कच्चा माल कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इनकी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लें, विटामिन पर्याप्त मात्रा में लें, लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में लें तो हमारे जो रक्त कण हैं लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते। मतलब ये जो पौष्टिक आहार है इनमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये सब में इनकी मात्रा अधिक रहती है। अगर ये सब हम अपने खाने में लें तो हमारे रक्त कण अधिक मात्रा में बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, मतलब नए रक्त कण नहीं बन पाते जल्दी। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। आपको समझ में आया एनीमिया किसे कहते हैं? मतलब शरीर में रक्त की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। इसलिए एनीमिया को ना हो इसके लिए हमें हरी सब्जियां, अंडा, गोश्त और मीट और दूध, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है ना। पौष्टिक आहार वही दूध, ताज़ा मतलब हरी सब्जियां और ताज़ा खाना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, दूध, अंडा, ये सारी चीज़ें जब हम पर्याप्त मात्रा में लेंगे पौष्टिक आहार के रूप में तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। जब हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो हम क्या होता है, इसमें कमी हो जाती है, क्योंकि जो कीड़े हैं वो हमारा जो पौष्टिक आहार है वो ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड नहीं बन पाता। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। मतलब स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खाना बनाते समय भी अपने हाथ को धोएं, सब्जियों को धोएं और जो भी चीज़ हम पका रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से धोकर ही पकाएं, है ना। साफ पानी का प्रयोग करें। तो इन सब से भी हम एनीमिया से या बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी पिए। अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं
जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यह है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, है ना, क्योंकि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता ही से ही तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वच्छता नहीं है तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम होता है? मतलब जो सफ़ेद कण और बिंबाणु होते हैं उनका कार्य उसने पूछा। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफ़ेद कण हैं वो एक वीर सिपाही के रूप में हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। और बिंबाणुओं का काम, जो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। जब चोट लगती है तो खून बहने लगता है ना, तो जब खून बहने लगता है तो खून को रोकने का या जमाव मतलब रोकने का काम या जमा करने का काम जो है वो बिंबाणुओं का होता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। कई बार आप देखते हैं ना, आपकी चोट लग जाती है तो बहुत सारा खून निकलने लगता है ना, मगर अगर हम उसको तेज़ से दबा देते हैं तो खून निकलना हमारा बंद हो जाता है। तो ये अंदर जो शरीर के अंदर की क्रियाएं हैं, ये बिंबाणुओं के द्वारा खून बंद होना होता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। देखिए, जब कभी चोट लग जाती है ना आप लोग को, तो अगर चोट बहुत गहरी है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। अगर चोट गहरी नहीं है और खून निकल रहा है तो हमें एक साफ कपड़ा उस चोट के ऊपर कसकर बांध देना चाहिए, जिससे जो रक्त का दबाव पड़ने से, कसकर बांधने से दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से रक्त का बहना जो है वो बंद हो जाता है। इसलिए ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब खून निकले या कहीं भी कट फट जाए तो हमको तुरंत कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा उसमें कसकर बांध देना चाहिए, फिर इसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। देखो, ब्लड ग्रुप आप लोग जानते हो ना, ए बी सी, A+, B+, B पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव। ये जो ब्लड के ग्रुप हैं, ये हर व्यक्ति को, किसी को भी कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव वाले को ही A पॉजिटिव चढ़ेगा, O वाले को O चढ़ेगा, B वाले को B चढ़ेगा, है ना। तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर हम बीमार हैं और हमको ब्लड की ज़रूरत है तो जिस व्यक्ति से हम ब्लड ले रहे हैं तो पहले उसकी हम ब्लड ग्रुप की जाँच करते हैं, इसके बाद डॉक्टर उस ब्लड को चढ़ाने की अनुमति देते हैं। इसलिए हम हर व्यक्ति को, हर किसी का कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाते, इसलिए पहले जांच करवाते हैं। जब हमारा वो मैच करता है तभी हम उसको चढ़वाते हैं। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में जो है वो ब्लड बैंक होता है, जहाँ पे लोग अपने डोनेट करते हैं, ब्लड को दान में देते हैं। तो अस्पतालों, बड़े बड़े अस्पतालों में इसकी भी सुविधा उपलब्ध है, ब्लड बैंक की। लोग कुछ महीनों में अपना ब्लड जो है जाकर दान कर देते हैं। कुछ समय के बाद, क्योंकि बताया ना 4 महीने के बाद फिर ये पुनः बन जाता है, तो कुछ समय के बाद ये पुनः ब्लड हमारे शरीर में नए रूप से बनने लगता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु
इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। देखो, छोटे बच्चे इसमें रक्तदान नहीं कर सकते। जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है और उसको किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं है, वही व्यक्ति जाकर अपना ब्लड दे सकता है। अगर वो व्यक्ति रोगी है तो वो अपना ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो रोग हमको है और जिसको हम ब्लड चढ़ाएंगे वो रोग उसको भी हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति ही अपने ब्लड को दान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अब आपको समझ में आया, हमारे शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है और एनीमिया रोग को दूर करने के लिए हमें पौष्टिक संतुलित आहार का खाना चाहिए, है ना। समय समय पर हमें अपना रक्तदान भी करते रहना चाहिए और अपने शरीर की जांच भी कराते रहना चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें कोई भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस पाठ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।